Swayam Prabha. Digital India. Educated India. Well students, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, फैकल्टी ऑफ लॉ BHU. दिस इज़ माय 10th लेक्चर. भारतीय न्याय संहिता लॉ ऑफ क्राइम पर ये मेरा टॉपिक है मानव शरीर के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, धारा 34 से लेकर 44. भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत मानव शरीर के विरुद्ध होने वाले अपराध को, हमले को विफल करने के लिए, निष्फल करने के लिए क्या हमलावर की मृत्यु कारित की जा सकती है? कोई भी व्यक्ति अपने विरुद्ध, अपने शरीर के विरुद्ध या दूसरे अन्य व्यक्ति के शरीर के विरुद्ध घटित अपराध को, हमले को निष्फल करने के लिए किन परिस्थितियों में हमलावर की मृत्यु कारित कर सकता है और वह जस्टिफाइड है, न्यायोचित है, इसको लेकर के ही ये व्याख्यान है. वर्तमान में संसद के द्वारा पारित कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत मानव शरीर के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार और संपत्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को धारा 34 से लेकर के 44 तक प्रावधानित किया गया था. जैसा कि आप जानते हैं, पहले ये प्रावधान धारा 100 से लेकर के 106 तक में दिया गया था, जो इंडियन पिनल कोड 1860 के अंतर्गत प्रावधानित किया गया था. अब इसको आप स्क्रीन पर देखें. मैंने इसको दो भागों में बांटा है कि मानव शरीर के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 34 से लेकर 44 तक दिया गया है. जो शुरुआती लैंग्वेज है धारा 34 के अंतर्गत, उसमें लिखा कोई बात अपराध नहीं जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के दौरान किया जाए. फिर मैंने लिखा है कि इट इज़ प्रिवेंटिव राइट नॉट ए प्यूनिटिव राइट. इसको हम ढाल के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, तलवार के रूप में नहीं. दूसरा, अब इसमें लिखा है, नेक्स्ट लिखा है, धारा 35 प्रत्येक व्यक्ति को धारा 37 के निर्बंधनों के अधीन रहते हुए अपने शरीर या अन्य व्यक्ति के शरीर के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्रदान करती है. अब दूसरी तरफ मैंने लिखा है कि लोक प्राधिकारी के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तभी उपलब्ध होगा जब मृत्यु या घोर उपहत्या की आशंका हो, अन्यथा नहीं. प्राइवेट प्रतिरक्षा के दौरान उतना ही बल प्रयोग जितना हमले को निष्फल करने के लिए आवश्यक है, अर्थात समानुपाती बल का सिद्धांत. मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा है. तीसरा लिखा है, जहां लोक प्राधिकारी की सहायता उपलब्ध हो वहां अधिकार नहीं है. ये तीन बेसिक सिद्धांत हैं शरीर के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को, जो कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं. अब इसको देखते हैं कि शरीर के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत किस रूप में प्रावधानित किया गया है. यदि धारा 34 को आप देखें, जो शुरुआती धारा है, उसमें इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि धारा 34 में जो लैंग्वेज है बेयर एक्ट की, वो मैं रेफर कर रहा हूँ, कोई बात अपराध नहीं जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अनुसरण में किया जाए. नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन प्राइवेट डिफेंस. प्राइवेट डिफेंस में किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं है. ये बात धारा 34 में लिखा हुआ है. अब सेक्शन 35 में क्या लिखा हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शरीर या अन्य व्यक्ति के शरीर के विरुद्ध प्रतिरक्षा का अधिकार होगा, बचाव का अधिकार होगा. अपनी शरीर का, अपनी शरीर प्रत्येक व्यक्ति को, धारा 35 से कहती कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शरीर का बचाव का अधिकार होगा और दूसरे किसी व्यक्ति के शरीर के बचाव का अधिकार होगा. कब? यह निर्बंधन, यह अधिकार तो है, राइट ऑफ डिफेंस है, लेकिन यह कुछ निर्बंधन, कुछ रेस्ट्रिक्शन के अधीन है. वह निर्बंधन क्या है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार लोक प्राधिकारियों के विरुद्ध उपलब्ध नहीं है. अब यह बात सेक्शन 37 में लिखा हुआ है. क्या? धारा 37 और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है, वह चाहे शरीर के विरुद्ध बचाव का अधिकार है या संपत्ति के विरुद्ध बचाव का अधिकार है, यह दोनों अधिकार धारा 37 में लिखी गई बात के अधीन है,
अर्थात धारा 37 के अंतर्गत लिखे गए बातों के अंतर्गत के कंट्रोल में है, उसके नीचे आते हैं। क्या है धारा 37? सेक्शन 37 में लिखा हुआ है कि लोक प्राधिकारियों के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तब तक उपलब्ध नहीं होगा जब तक कि लोक प्राधिकारी के द्वारा किए गए कार्य से मृत्यु या घोर उपहत्य की आशंका न हो। अर्थात इसका एक कदापि अर्थ नहीं है कि लोक प्राधिकारी के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है ही नहीं। लोक प्राधिकारी के विरुद्ध भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार वैसे ही होगा। लोक प्राधिकारी के विरुद्ध शरीर के बचाव का अधिकार या संपत्ति के बचाव का अधिकार वैसे ही होगा जैसे सामान्य नागरिक के विरुद्ध शरीर का बचाव का अधिकार होता है। जब लोक प्राधिकारी के द्वारा किए गए कार्य से हमको प्रतीत होता है कि हमारी मृत्यु हो सकती है या हमको घोर क्षति हो सकती है, तो हमें लोक प्राधिकारी के विरुद्ध भी उतना बल प्रयोग करने का कानून अधिकार देता है जितना बल प्रयोग मैं साधारण नागरिक के विरुद्ध कर सकता हूं। केवल यह छूट जो दी गई धारा 37 के अंतर्गत कि लोक प्राधिकारी के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार साधारण परिस्थितियों में तब नहीं होगा जब वह अपने लोक प्राधिकारी लोक न्याय की वृद्धि के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पब्लिक अथॉरिटी काम कर रही है, और उस दौरान अगर कोई साधारण क्षति हो जाए तो वह साधारण क्षति क्षम्य है। लेकिन लोक प्राधिकारी के द्वारा किए गए कार्य से यदि मेरी मृत्यु हो सकती है या मुझे घोर क्षति कारित हो सकती है, तो उस धारा 37 में ही मुझे अधिकार मिला हुआ है कि मैं लोक अधिकारी के प्राधिकारी के विरुद्ध उतना बल प्रयोग करूं जितना साधारण नागरिक के विरुद्ध बल प्रयोग करके मैं अपनी जान बचा सकता हूं या मैं अपनी संपत्ति बचा सकता हूं। तो ये प्रत्येक भारत के प्रत्येक नागरिक को अधिकार प्रदान किया गया है कि वह लोक प्राधिकारी के विरुद्ध भी अपने शरीर को बचाने का अधिकार या संपत्ति को बचाने का अधिकार वही अधिकार रखता है जितना अधिकार वह सामान्य नागरिक के विरुद्ध अधिकार रखता है। जैसे सामान्य नागरिक यदि आपके शरीर के ऊपर हमला करता है या संपत्ति के ऊपर हमला करता है तो आप उस हमले को निष्फल करने के लिए उतना ही बल प्रयोग करके उसको असफल कर सकते हैं, निष्फल कर सकते हैं। यदि लोक प्राधिकारी भी आपके शरीर के ऊपर, आपके संपत्ति के ऊपर ऐसा हमला करता है, यदि आपको प्रतीत होता है कि हमें घोर क्षति हो सकती है या मेरी मृत्यु भी हो सकती है, तो आप लोक प्राधिकारी के उस हमले को विफल करने के लिए उतना बल प्रयोग कर सकते हैं जितना बल प्रयोग लोक प्राधिकारी के हमले को निष्फल करने के लिए आवश्यक है। कानून में वो क्षम्य है। तो ये दो बातें याद रखना है। इसका एक कदापि अर्थ नहीं है कि लोक प्राधिकारी कानून अपने हाथ में लेकर के किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दे या किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को वह नष्ट कर दे। सामान्य नागरिक, ये भारत के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि लोक प्राधिकारियों के विरुद्ध भी वह प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार रखता है, बचाव का अधिकार रखता है। अंतर केवल इतना ही है कि चूंकि लोक प्राधिकारी जो है वह लोक न्याय की अभिवृद्धि के लिए काम कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए काम कर रहे हैं, तो उनको कुछ छूट दी गई है कि उनके विरुद्ध आप बचाव का अधिकार तब तक दावा नहीं करेंगे जब तक आपको इस बात की आशंका न हो जाए कि अगर हम अपने शरीर को बचाव नहीं करेंगे तो लोक प्राधिकारी हमारी जान ले लेगा या हमारी संपत्ति को नष्ट कर देगा। तो ये ध्यान रखना है कि एक बात तो ये हो गई कि लोक प्राधिकारी के विरुद्ध, लोक प्राधिकारी से तात्पर्य यहाँ पर उस प्रत्येक अधिकारी लोक सेवक से है जो सरकारी सेवक है और जिसको कानून व्यवस्था बनाने का जिम्मा दिया गया है, जिसको कानून ने लोक दायित्वों के निर्वहन के लिए नियुक्त कर रखा है, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियुक्त कर रखा है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के दौरान अगर कोई साधारण क्षति भी कर दे लोक सेवक तो उसकी क्षति क्षम्य है। लेकिन साधारण क्षति का तात्पर्य नहीं कि वह घोर क्षति आपकी आंख फोड़ दे या आपके हाथ काट दे। लोक सेवक या लोक प्राधिकारी को भी या पुलिस अधिकारी को भी यह पावर नहीं है कि किसी भी साधारण नागरिक का, सदाचारी व्यक्ति के हाथ को काट दे या आंखों को फोड़ दे। ऐसी स्थिति में उस भारत के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह पुलिस या किसी भी लोक सेवक को जिस पर कानून ने वह दायित्व सौंपा है उसके हमले से बचने के लिए कोई भी व्यक्ति उस पुलिस अधिकारी के विरुद्ध भी बल प्रयोग कर सकता है। कानून में यह अधिकार दिया गया है। जब आपको प्रतीत होता है कि अगर आपके ऊपर पुलिस अधिकारी ने ऐसा हमला कर दिया है कि आपकी मृत्यु हो सकती है, तो आपको भी वही अधिकार है पुलिस अधिकारी के विरुद्ध जो अधिकार सामान्य नागरिक के विरुद्ध आप बल प्रयोग कर सकते हैं। तो एक
ये हो गया। दूसरा क्या है धारा 37 के अंतर्गत कि प्रत्येक नागरिक को अपनी शरीर या दूसरे की शरीर के बचाव करने के लिए उतना ही बल प्रयोग करने का अधिकार दिया गया है जितना बल प्रयोग करना यथोचित हो, जितने बल प्रयोग से वह हमला निष्फल हो जाए। अर्थात इसको हम टेक्निकली बोलते हैं समानुपाती का सिद्धांत। अर्थात हमलावर के हमले को निष्फल करने के लिए, जवाब देने के लिए उतना ही बल प्रयोग किया जाए जितना बल उसके हमलावर के द्वारा प्रयोग किया गया है। उससे अधिक बल प्रयोग करने पर निश्चित रूप से इस धारा का लाभ नहीं मिलेगा। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार से वंचित हो जाएंगे और यदि हमलावर की मृत्यु हो जाएगी तो आपराधिक मानववध के लिए आप उत्तरदायी भी हो जाएंगे। इसलिए यदि यह दूसरा जो सिद्धांत है प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के अंतर्गत कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के अंतर्गत समानुपाती बल का सिद्धांत लागू होता है। अर्थात हमले के किए गए हमले को निष्फल करने के लिए हमलावर के द्वारा जितना बल प्रयोग किया जाए उतना ही बल प्रयोग डिफेंडर जो है, जो प्रतिरक्षक है, जो अपनी जान को बचा रहा है, उतना ही बल वह प्रयोग कर सकता है, उससे अधिक बल प्रयोग नहीं कर सकता है। तीसरा इसमें जो दिया गया है कि ये जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है, शरीर और संपत्ति के बचाव का जो अधिकार है, यह तीसरी शर्त के अधीन है कि जहाँ लोक प्राधिकारी की सहायता प्राप्त की जा सकती है वहाँ पर प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा। तो ये तीन सिद्धांत हैं जिसके अधीन ये प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आपको उपलब्ध होता है। अब यदि इसको स्क्रीन पर आप देखें, मैंने बनाया ही है कि मानव शरीर के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार क्या है। यदि इसके बीच में मैं अगर एक प्रायः साइंस में, विज्ञान के अंतर्गत ये पढ़ाया जाता है कि दो प्रकार के टिश्यूज़ होते हैं जो बॉटनी में, जो वनस्पति विज्ञान में, कि जो जाइलम और फ्लोएम का काम होता है किसी भी वृक्ष के निर्माण में, किसी भी वृक्ष के विकास में जो जाइलम और फ्लोएम का जो कार्य होता है कि वह वृक्ष के तने से लेकर के और उसकी शाखाओं तक भोज्य पदार्थों को पहुंचाने का कार्य करता है। किसी भी वृक्ष का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि उसके तने में, उसका तना कितना मजबूत है और उसके तने से खनिज पदार्थ को लेकर के वृक्ष की शाखाओं में पहुंचाने के लिए जाइलम और फ्लोएम की स्थिति कैसी है। वैसे ही इस भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत धारा 34 से लेकर के 44 तक के जो प्रावधान हैं वे पूरे भारतीय न्याय संहिता को जाइलम और फ्लोएम की तरह कंट्रोल करते हैं। जिस प्रकार से किसी भी वृक्ष के विकास में तने का योगदान होता है, अगर तना कमज़ोर है, तना अगर निष्प्राण है तो वृक्ष जो है विकसित नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से भारतीय न्याय संहिता 2023 सही मायनों में तब तक कारगर नहीं होगी जब तक कि धारा 34 से लेकर के 44 तक के प्रावधानों को सही तरीके से लागू न किया जाए। अर्थात भारतीय न्याय संहिता 2023 के पूरे प्रावधान को जो कंट्रोल करने का मैकेनिज्म है, जो नियंत्रित करने के प्रावधान हैं, वे प्रावधान हैं 34 से लेकर के 44 तक के प्रावधान हैं। अर्थात अगर किया गया कार्य यह साबित कर दिया जाने वाला के समक्ष कि जो घटित अपराध है वह धारा 34 से लेकर के 44 के परिधि में आता है, के गोले में आता है, यदि उस परिधि में आता है तो निश्चित रूप से वह कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। इतना महत्व है। अर्थात न्यायालय के समक्ष जो कुछ भी आपराधिक मुकदमे लाए जाते हैं, न्यायालय पहले यह सुनिश्चित करता है कि क्या उसके समक्ष लाए गए मामले धारा 34 से लेकर के 44 तक तो नहीं है। यदि उसके समक्ष लाए गए मामले धारा 34 से लेकर के 44 तक हैं तो निश्चित रूप से वह कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि इन धाराओं के अंतर्गत या तो मेंसरिया दूषित आशय जो अपराध का परम आवश्यक तत्व है, या तो वह अनुपस्थित होता है या उसके अभाव में कार्य किया गया होता है, या किया गया जो कार्य है वह न्यायोचित होता है, न्यायसंगत होता है। इसीलिए इस धाराओं के अंतर्गत यदि कार्य आता है तो उस कार्य को अपराध नहीं मानते हैं। अब आगे देखते हैं कि लोक प्राधिकारी कौन है। लोक प्राधिकारी के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, ये भारतीय न्याय संहिता की धारा 37 में लिखा हुआ है। मैंने इसको स्क्रीन पर भी लिखा है कि लोक प्राधिकारी के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार ये धारा 37 में दिया गया है। लोक प्राधिकारी के विरुद्ध प्रतिरक्षा का अधिकार का मतलब है
सामान्यतः तो लोक प्राधिकारी के विरुद्ध प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होता। हमने इसको एक तरफ लिखा है, केवल मृत्यु या घोर उपहत की दशा में ही बचाव का अधिकार उपलब्ध होता है। दूसरा लिखा है, लोक प्राधिकारी का सहयोग न मिलने पर प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध होगा। पहले तो ये समझने का प्रयास करते हैं कि जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 3535 है, वह जो भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी शरीर और अपनी संपत्ति को बचाने का जो अधिकार प्रदान करती है, वह इस धारा 37 के निबंधनों के शर्तों के अधीन है। तो शर्त क्या है सेक्शन 37 में, कि लोक प्राधिकारी स्वयं चूंकि सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी हैं, उनको ही दायित्व दिया गया है कि कानून व्यवस्था बनी रहे, उनको ही दायित्व दिया गया है कि झगड़े शांति व्यवस्था बनी रहे। जहां लोक प्राधिकारी घटनास्थल पर उपस्थित है और लोक प्राधिकारियों का सक्रिय सहयोग मिल सकता है, वहां पर कोई भी व्यक्ति कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता है। तो लोक प्राधिकारी जहां पर उसकी सहायता उपलब्ध हो सकती है, वहां पर कोई भी व्यक्ति प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। ये एक नियम है, बेसिक रूल है। अब अपवाद इसका क्या है जो मैं बताने जा रहा हूं। इसका एक कदापि अर्थ नहीं है कि लोक सेवक या लोक प्राधिकारी का घटनास्थल पर उपस्थित होने मात्र से कोई भी भारतीय नागरिक अपने शरीर और संपत्ति के बचाने, प्रतिरक्षा, बचाव के अधिकार से वंचित हो जाएगा। यदि लोक प्राधिकारी घटनास्थल पर उपस्थित है और वह सक्रिय सहयोग मुझे उपलब्ध नहीं करा रहा है, और मुझे ऐसा उम्मीद है कि लोक प्राधिकारी मेरे समक्ष उपलब्ध है, पुलिस अधिकारी मेरे समक्ष उपलब्ध है, कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर मेरे समक्ष उपलब्ध है घटनास्थल पर, लेकिन मुझे बचाने का प्रयास नहीं कर रहा है, हमलावर मेरी जान ले सकता है, तो उस पुलिस, कांस्टेबल, उस सब इंस्पेक्टर के घटनास्थल पर मेरे ही समक्ष उपस्थित होने का कोई मतलब नहीं है। और भारत का प्रत्येक नागरिक ऐसी परिस्थितियों में लोक सेवक के उपस्थित होते हुए भी हमलावर की मृत्यु कारित कर दे, कानून उसको जायज़ ठहराता है, क्षम्य ठहराता है। तो ये दो बातें ध्यान रखना है कि यदि लोक सेवक, लोक प्राधिकारी घटनास्थल पर उपस्थित है, आपकी सक्रिय रूप से मदद कर रहा है, तो आप अपने शरीर और संपत्ति को बचाने के लिए कानून हाथ में नहीं ले सकते, हमलावर को नहीं मार सकते। यदि स्वयं लोक प्राधिकारी हमलावर को पकड़ने का प्रयास कर रहा है, हमला करके उसको हमलावर को मारने का प्रयास कर रहा है, तो आप उस स्थान पर उस हमलावर को मारने का प्रयास या पकड़ने का प्रयास नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि पुलिस चौकी के समक्ष दो पक्षकार आपस में लड़ जाते हैं, पुलिस चौकी पर बैठा हुआ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर दरोगा उस स्थान को छोड़ करके हट जाता है, या वहाँ बैठे हुए उसको तमाशबीन होता है, देखता है, तो ऐसी स्थिति में लोक प्राधिकारी का घटनास्थल पर उपस्थित होना न होने के समान माना जाएगा। और यदि उस स्थिति में आप हमलावर को मार देते हैं, तो लोक प्राधिकारी आपके विरुद्ध किसी भी आधार पर आपराधिक मुकदमा नहीं कर सकता कि मेरे रहते हुए इसने हमलावर को मारा। जब लोक प्राधिकारी वहाँ उपस्थित है, तो कानून में लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति अपने जान और माल की रक्षा लोक प्राधिकारी से ही करवा सकता है, स्वयं नहीं कर सकता है। तो लोक प्राधिकारी का सहयोग मिलना, उपस्थित होना, सक्रिय सहयोग मिलना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। आप कोई भी भारतीय नागरिक लोक प्राधिकारी के रहते हुए कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता, परंतु फिर भी यदि लोक प्राधिकारी आपकी सक्रिय मदद नहीं करता है, तो आप अपने शरीर या अन्य किसी व्यक्ति के शरीर की रक्षा करने के लिए लोक प्राधिकारी की उपस्थिति में भी आप अपना बचाव कर सकते हैं, संपत्ति का बचाव कर सकते हैं। ये भी क्षम्य होगा। ये इसको आगे इसी में हम और चर्चा करेंगे। स्वयं इसको धारा 37 में ही लिखा हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट, देखें, मैंने लिखा है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार क्यों, ये डिफेंस क्यों होना चाहिए, हर भारतीय नागरिक को अपने शरीर और संपत्ति को बचाने का अधिकार क्यों दिया जाना चाहिए, जबकि देश में पुलिस व्यवस्था पर्याप्त है, देश में अर्धसैनिक बल पर्याप्त हैं, फिर भी भारतीय न्याय संहिता 2023 के द्वारा भारत के प्रत्येक नागरिक को आत्मरक्षा का अधिकार या संपत्ति के रक्षा का अधिकार क्यों दिया जाए। अब इसको आप स्क्रीन पर देखें, मैंने दो रूपों में लिखा हुआ है। एक तरफ लिखा हुआ है कि सामाजिक सुरक्षा की भावना से कोई व्यक्ति पीड़ित की सहायता करे और स्वयं का बचाव या किसी अन्य व्यक्ति का बचाव करे। ये जो राइट दिया गया है, इसका लॉजिक तर्क क्या है, वह कानून के अंतर्गत ही है। भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत भारत के प्रत्येक नागरिक को
जो अपनी शरीर या संपत्ति या अन्य व्यक्ति की शरीर या संपत्ति को बचाने का अधिकार दिया गया है कि वह हमलावर को यदि मार भी दे, जान भी मार दे, जान भी ले ले, मृत्यु कारित कर दे, तो भी उसके द्वारा किया गया कार्य क्षम्य है। वह इसलिए है कि भारत या विश्व का कोई भी देश आर्थिक रूप से कितना भी संपन्न क्यों न हो जाए, लेकिन उसके लिए संभव नहीं है कि वह प्रत्येक घर के सामने पुलिस की नियुक्ति करे, प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक पुलिस की नियुक्ति करे। यह किसी भी विकसित राष्ट्र के लिए भी संभव नहीं है। इसलिए सभी लोकतांत्रिक देशों में इस प्रकार के कानून हैं कि इस प्रकार का अगर हम अधिकार दे देंगे सामान्य नागरिकों को, तो सामाजिक सुरक्षा की भावना से लोगों की सुरक्षा की भावना से, कलेक्टिव सिक्योरिटी की भावना से समाज का कोई भी व्यक्ति, अजनबी व्यक्ति भी एक अजनबी व्यक्ति की जान बचाने के लिए आगे आकर के कार्य करेगा। जहाँ पर कोई पुलिस उपलब्ध नहीं है, जहाँ पर कोई लोक प्राधिकारी उपलब्ध नहीं है, अगर यह प्रावधान नहीं किया गया होता तो आप कल्पना करें कि मेरे समक्ष अगर ये प्रतीत हो रहा है कि किसी का किडनैपिंग हो रहा है और मैं अगर किडनैपर को मारूंगा तो अपराध करूंगा, अगर ये प्रावधान हुआ होता, अगर ये कानून होता, तो समाज का कोई भी व्यक्ति ऐसी स्थिति में अपने समक्ष यह देखता कि अपहरण हो रहा है, किडनैपिंग हो रही है, और वह विमुख होकर के वहाँ से चला जाता, जानता कि अगर मैं प्रयास करूंगा, हस्तक्षेप करूंगा तो मेरे ऊपर विधिक कार्रवाई हो सकती है। इस बात को हटाने के लिए, इस अवधारणा को दूर करने के लिए कानूनी अधिकार दिया गया कि कोई भी व्यक्ति जिसे ऐसा प्रतीत होता है कि उसके समक्ष किसी अजनबी व्यक्ति का अपहरण हो रहा है, तो वह अपहरणकर्ता की मृत्यु कारित कर सकता है, और यह जायज़ है, क्षम्य है। किसी भी भारत के नागरिक को ऐसा प्रतीत होता है कि उसके समक्ष किसी महिला का बलात्संग होने का प्रयास किया जा रहा है, वह मारने का, उस रेपिस्ट को मारने का, मृत्यु कारित करने का अधिकार रखता है, और वह क्षम्य है। अब इसको देखें, आगे स्क्रीन पर देखें कि मानव शरीर के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक कब होगा। मानव शरीर के विरुद्ध जो डिफेंस का राइट है, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार है, कब जो है इसको एक्सटेंड किया जा सकता है कि मृत्यु कारित किया जाए। मैंने दो एरो बना के बनाया है। एक तरफ लिखा है कि धारा 38 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को धारा 37 के अधीन रहते हुए बचाव का अधिकार है, प्रतिरक्षा का अधिकार है। दूसरी तरफ जो लिखा है, ये वो परिस्थितियां हैं जब हमलावर को मारा जा सकता है, और वह मृत्यु कारित करना जायज़ है। कब? जब हमले का परिणाम मृत्यु हो, घोर उपहति हो, बलात्संग करने के आशय से हमला किया गया है, अप्राकृतिक तृष्णा के लिए हमला किया गया हो, पांचवा है अपहरण या व्यापहरण के आशय से हमला किया गया हो, सदोष परिरोध किया गया हो जहां पर लोक प्राधिकारी की सहायता उपलब्ध न हो, एसिड हमला किया गया हो, और घोर क्षति हो। ऐसे 7 परिस्थितियां बताई गई हैं कानून में, जिन 7 परिस्थितियों में किसी एक परिस्थिति होने मात्र से हमलावर की जान ली जा सकती है, और भारत का कानून ऐसे हमलावर को मारना जायज़ ठहराता है, क्षम्य ठहराता है। तो ये प्रावधान भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 38 के अंतर्गत प्रावधानित किया गया है कि जब किसी भी व्यक्ति को अपनी शरीर या अन्य व्यक्ति की शरीर, अपनी संपत्ति या अन्य व्यक्ति की संपत्ति, अर्थात धारा 38 में प्रावधान किया गया है कि भारत का कोई भी नागरिक अपने शरीर या अन्य व्यक्ति के शरीर के विरुद्ध प्रतिरक्षा के अधिकार, बचाव के अधिकार में हमलावर की मृत्यु कारित कब कर सकेगा, ये 7 कंडीशन बताई गई हैं। इन 7 परिस्थितियों में से किसी एक परिस्थिति के होने पर, अर्थात जब हमलावर इस आशय से हमला करे कि आपको प्रतीत होता है कि हमलावर मेरी मृत्यु कारित कर देगा, तो कानून की धारा 38 मुझे अधिकार देती है कि मैं हमलावर की मृत्यु कारित कर दूं, या समाज का कोई भी व्यक्ति हमलावर की मृत्यु कारित कर दे। जब हमला इस आशय से किया जाए कि ऐसा प्रतीत हो कि उस हमले से शरीर का कोई अंग भंग, शरीर का कोई अंग सदैव के लिए नष्ट हो जाए, आंख नष्ट हो जाए, सर फट जाए, घोर क्षति होने की संभावना हो, तो ऐसी स्थिति में हमलावर की मृत्यु कारित किया जाना क्षम्य है। जब हमलावर के द्वारा किए गए हमले से ऐसा प्रतीत हो कि हमला रेप करने के आशय से किसी बालक, परिवार के किसी महिला के, या किसी अजनबी स्त्री या अजनबी बालिका के ऊपर कोई हमलावर बलात्संग करने के आशय से, रेप करने के आशय से हमला करता है, असॉल्ट करता है, तो ऐसी स्थिति में कानून अधिकार देता है कि उस हमले को विफल करने के लिए यदि उसकी जान भी ले ली जाए, मृत्यु भी कारित कर दी जाए, तो ये क्षम्य है।
चौथा है कि जहाँ पर अप्राकृतिक तृष्णा के लिए अगर किसी प्रकार का हमला किया जाए, या जहाँ पर हमलावर का आशय किडनैपिंग करने का हो, व्यपहरण करने का या अपहरण करने का, बलपूर्वक किसी को उठाने का प्रयास किया जा रहा है, तो अपहरण या व्यपहरण की स्थिति में भारत का कानून समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार देता है कि यदि उसे प्रतीत होता है कि अपहरण किया जा रहा है, व्यपहरण किया जा रहा है, बलपूर्वक किसी को लेकर के भागने का प्रयास कर रहा है, तो हमलावर की अगर मृत्यु कारित कर दी जाए, क्षम्य है। किसी भी व्यक्ति को यदि इस प्रकार से उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बाधित किया जाए, सदोष परिरोध में रखा जाए कि उसे प्रतीत हो कि अगर इस हमलावर को नहीं मारेंगे तो वह लोक प्राधिकारी की सहायता उपलब्ध नहीं हो सकती है, वहाँ पर यदि हमलावर की मृत्यु कारित की जाए तो भी जायज़ है। उदाहरण के तौर पर यदि ऐसा प्रतीत होता है कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को एक कमरे में बंद करके बाहर से लॉक कर दिया, ताला बंद कर दिया है। अब वह किसी तरह से, जो कमरे के भीतर व्यक्ति है, अगर वह किसी भी तरीके से अपने आप को उस कमरे के अंदर से, चूँकि वहाँ लोक प्राधिकारी की सहायता उपलब्ध नहीं हो सकती, पुलिस की सहायता उपलब्ध नहीं हो सकती, पुलिस थाना वहाँ से 10 किलोमीटर दूर, ऐसी स्थिति में उस कमरे में बंद हुआ व्यक्ति अगर किसी भी रूप में कमरे के बाहर आ जाए, तोड़ के आ जाए, या वह अपने हाथ को छुड़ा करके बाहर निकलता है, तो बाहर निकलने पर यदि उस व्यक्ति की मृत्यु भी कारित कर दे, तो धारा 38 के उपधारा 6 के अंतर्गत उसका कार्य क्षम्य माना जाएगा। अंतिम इसका जो 7वां आधार जोड़ा गया है कि एसिड अटैक की स्थिति में, जहाँ पर हमलावर जो है एसिड से अटैक कर रहा है, कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं, जो रासायनिक पदार्थ यदि किसी व्यक्ति के ऊपर फेंके जाएं तो उस व्यक्ति का चेहरा विद्रूपित हो जाता है और उसे घोर क्षति होती है। ऐसे यदि अम्लीय हमले हों, एसिड अटैक होता है, तो एसिड अटैकर जो है उसकी मृत्यु कारित की जा सकती है, ये भी क्षम्य है। इस आधार 7वें आधार को दिल्ली में निर्भया इंसिडेंट के बाद जोड़ा गया। दिल्ली में एक निर्भया इंसिडेंट हो गया था, घटना घटित हो गई थी कि एक बालिका के साथ कुछ व्यक्तियों के द्वारा बलात्कार रेप कमिट किया गया था, जिसमें कि उस बालिका की मृत्यु हो गई थी। उस घटना के पश्चात वर्मा कमेटी, एक कमेटी स्थापित की गई थी। उस कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था कि भारत में, और प्रायः ऐसे मामले देखने को मिले पूरे देश में, कि जो हमलावर हैं वह बालिकाओं के ऊपर, महिलाओं के ऊपर एसिड से अटैक करने लगे, उनके चेहरे को विद्रूपित खराब करने के लिए। तो कानून ऐसा टफ कानून बनाया गया, कठोर कानून बनाया गया कि ऐसी स्थिति में वह महिला, बालिका या समाज का कोई भी व्यक्ति जिसे प्रतीत होता है कि उसके सामने कोई व्यक्ति एसिड अटैक करके, एसिड से हमला करके भाग रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमलावर को मारा जा सकता है, उसकी जान ली जा सकती है, वह क्षम्य है। ये धारा 38 में 7 ऐसे आधार बताए गए हैं जहाँ पर किसी भी व्यक्ति को अपनी शरीर, अन्य व्यक्ति की शरीर के बचाव में मृत्यु कारित करना क्षम्य है, जायज़ ठहराया गया है। अब इस 7 कंडीशन के अतिरिक्त आप देखते हैं इस पे महत्वपूर्ण केस क्या है। नेक्स्ट इसको स्क्रीन पर देखें। मैंने लिखा है कि प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ होना और बने रहना। अब इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है कि कब हमें ये मालूम होगा कि अब मेरा अधिकार प्रारंभ हुआ है और कब तक मैं इस अधिकार को प्रयोग कर सकता हूँ। इसको लिखा है कानून की धारा 40 के अंतर्गत। प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ होना और कब तक बना रहेगा, ये धारा 40 के अंतर्गत दिया हुआ है। इसको 2 भागों में मैंने बांटा है। एक तरफ लिखा हुआ है जैसे हमले की आशंका हो वैसे ही अधिकार प्रारंभ हो जाएगा, हमला होना आवश्यक नहीं है, रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ असॉल्ट। दूसरी तरफ मैंने लिखा है यह अधिकार तब तक बना रहता है जब तक खतरा समाप्त न हो जाए। तो 2 बातें हैं। अब ये प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, शरीर के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब प्रारंभ होगा, ये बात धारा 40 बताती है। तो धारा 40 ये कहती है कि शरीर के विरुद्ध बचाव का अधिकार, प्रतिरक्षा का अधिकार उसी क्षण प्रारंभ हो जाता है जिस क्षण हमले की आशंका हो और जिस क्षण हमला कर दिया जाए। हमला होना अर्थात प्रहार कर देना आवश्यक नहीं है, मात्र अगर मस्तिष्क में यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि यह व्यक्ति हमला ही कर देगा, तो उस हमले को विफल करने के लिए हमें अधिकार है, अपने शरीर को बचाने के लिए हमें अधिकार है कि हम हमलावर को उस बल से, यथोचित बल से उसको दूर कर दें। वास्तव में हमला होना आवश्यक नहीं है। किसी भी व्यक्ति को इंतजार नहीं करना है कि अगर उसको थप्पड़ मारेगा तभी वह थप्पड़ मारे, या उसको वह गोली मार दे तब उसके बदले वह गोली मारे। अर्थात अगर वह
ऐसी व्यक्ति के अंतर्गत अगर वह रीजनेबल अप्रीहेंशन इन द अगर युक्तियुक्त आशंका है कि हमलावर उसके ऊपर हमला कर ही देगा, तो ऐसी स्थिति में वह हमलावर को उस हमले को विफल करने के लिए उतना बल प्रयोग कर सकता है, समानुपाती बल प्रयोग कर सकता है जितना उस हमले को निष्फल करने के लिए आवश्यक है। और यह अधिकार तब तक बना रहता है जब तक हमला अंतिम रूप से हमले की आशंका समाप्त न हो जाए, तब तक ये बना रहता है। तो ये दो बातें हो गई बहुत ही इंपॉर्टेंट धारा 40 का कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्रारंभ उसी क्षण होगा जब आशंका हो कि हमला हो, तब तक बना रहेगा जब तक कि हमला अंतिम रूप से समाप्त न हो जाए। अब इसको समझते हैं केस लॉज के माध्यम से। इस पर महत्वपूर्ण केस क्या है? केस इसमें देखिए, मैंने सबसे पहले लिखा है विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, और ये तथ्य इसमें लिखा है अभियुक्त आईपीसी की धारा 302 के अंतर्गत अभियोजित किया गया था। अभियुक्त विश्वनाथ को अपने बहनोई की मृत्यु कारित करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत अभियोजित किया गया था। नीचे मैंने फिर लिखा है कि अभियुक्त को उसके घर से उसकी बहन बलपूर्वक ले जाते समय उसने अपनी बहनोई की मृत्यु कारित कर दी। अब निर्णय दूसरी तरफ मैंने लिखा हुआ है सत्र न्यायालय के द्वारा दोषमुक्त किया गया, हाई कोर्ट के द्वारा दोष सिद्ध किया गया, सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल की गई, धारा 100 आईपीसी का लाभ मिलेगा। इतना ही कुछ सब संक्षेप में मैंने इसको लिखा है। यह विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का केस बहुत ही महत्वपूर्ण केस है। इस पर प्राइवेट डिफेंस पर इसमें तथ्य मैं इसको विस्तार से बताऊं कि विश्वनाथ को अपने ही बहनोई की हत्या के लिए अभियोजित किया गया था। अभियुक्त विश्वनाथ के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत अपने ही बहनोई की मृत्यु कारित करने के लिए अभियोजन, आपराधिक अभियोजन लाया गया था। तथ्य इस प्रकार से थे कि जब उसका बहनोई अभियुक्त के घर पर अपनी पत्नी को लेने के लिए आता है, मृतक व्यक्ति का अभियुक्त की बहन से, जो अभियुक्त के बहन से अच्छे संबंध नहीं थे, इसलिए वह बहन, विश्वनाथ की बहन, अपने भाई के साथ अपने मायके रहने चली आई। मृतक अपनी ही पत्नी को लेने के लिए अपने ससुराल विश्वनाथ के घर आता है और बार बार निवेदन करने पर जब उसकी पत्नी उसके साथ जाने को तैयार नहीं होती, तो पत्नी को बलपूर्वक उसे पकड़कर बाहर, उसको पकड़कर घर के भीतर से घसीटते हुए बाहर ले आता है। पत्नी विरोध करती है, प्रतिरोध करती है, सहायता की आवाज़ देती है, जिससे उसका भाई विश्वनाथ बाहर आता है और देखता है कि उसकी बहन को उसका बहनोई बलपूर्वक बाल पकड़कर खींचते हुए बाहर ले जाने का प्रयास करता है। ऐसी परिस्थितियों को देख करके विश्वनाथ मृतक के ऊपर हमला कर देता है और उसका बहनोई मारा जाता है। अब इस तथ्य के आधार पर अभियुक्त को जब न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो ये मामला चूंकि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत पहले उसमें दिया गया था, अब जब इस मामले को न्यायालय के समक्ष लाया जाता है तो विश्वनाथ अभियुक्त की तरफ से आईपीसी की धारा 100 का लाभ लेने, धारा 100 का बचाव प्रस्तुत किया जाता है कि अभियुक्त ने उस परिस्थितियों में उसको मारा जिस परिस्थितियों में उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसकी बहन का उसके इच्छा के विरुद्ध एक व्यक्ति के द्वारा बलपूर्वक उसके घर से ले जाया जाना, यह अपहरण का अपराध माना जाता है। अपहरण के लिए यह भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत प्रावधान किया गया था। वर्तमान में भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत भी प्रावधान किया गया है कि जहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक ले जाता है या उठा ले जाता है, वह अपहरण का अपराध करता है। ऐसी परिस्थिति में विश्वनाथ को ऐसा प्रतीत हुआ कि उसकी पत्नी का, उसकी बहन का अपहरण किया जा रहा है। वह बलपूर्वक वह अपने पति के साथ जाने को तैयार नहीं है और उसको इच्छा के विरुद्ध उसका पति खींचकर बाहर ले जा रहा है। ऐसी परिस्थितियों में अभियुक्त विश्वनाथ का अपने बहनोई को मारा जाना, यह शरीर की बचाव के अंतर्गत आता है। हमलावर की मृत्यु कारित किया जाना जायज़ है, अतः उसे क्षम्य कर दिया जाए। जिला सत्र न्यायालय के द्वारा अभियुक्त को धारा 100 का लाभ देते हुए ये माना गया कि ऐसी परिस्थितियों में ऐसा अभियुक्त को प्रतीत हुआ कि हमलावर का उद्देश्य अपनी पत्नी, भले उसकी पत्नी ही क्यों न हो,
परंतु जिस रूप से वह ले जा रहा था वह बलपूर्वक उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे खींच कर ले जा रहा था। अतः यह अपहरण की कोच में आता है और ऐसा मृत्यु कारित करना, हमलावर की मृत्यु कारित करना धारा 100 के अंतर्गत शरीर के प्रतिरक्षा बचाव, व्यक्तिगत बचाव प्राइवेट प्रतिरक्षा के दायरे में आता है और यह कार्य क्षम्य है। पुनः इस मामले को अपील करने पर, राज्य द्वारा अपील किए जाने पर हाईकोर्ट ने विश्वनाथ को दोषित कर दिया कि वह आपराधिक मानववध का, अपने ही बहनोई के आपराधिक मानववध का दोषी है, अतः दोषित किया जाता है, इसको सजा दी जाती है। पुनः विश्वनाथ इस मामले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देता है, उच्च न्यायालय के निर्णय को चैलेंज करता है कि विश्वनाथ के द्वारा जो किया गया कार्य है वह उन परिस्थितियों में मारा गया जिन परिस्थितियों में किसी भी एक साधारण व्यक्ति को अपहरण के मामलों में हमलावर की मृत्यु कारित करने का अधिकार प्रदान किया गया है। उच्चतम न्यायालय में विशेष इजाज़त से याचिका प्रस्तुत की गई। उच्चतम न्यायालय ने अभियुक्त के विशेष अनुमति याचिका को स्वीकार करते हुए यह निर्णय किया कि अभियुक्त के द्वारा अपने ही बहनोई को उस परिस्थिति में मारना या किसी भी साधारण व्यक्ति को अपहरण का मामला मानना का यथोचित अधिकार प्रदान करता है, जिस परिस्थितियों में उसकी बहन को उसके घर से मृतक खींचकर बलपूर्वक उसकी इच्छा के विरुद्ध ले जा रहा था। ऐसा प्रतीत होता है कि वह उसका अपहरण कर रहा था और अपहरणकर्ता की मृत्यु कारित करना ऐसी परिस्थिति में क्षम्य है। अतः उसको प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का लाभ देते हुए अभियुक्त विश्वनाथ को दोषमुक्त कर दिया गया। यह एक केस है, इस पर इसको ध्यान से देखेंगे, बहुत ही लीडिंग केस है। दूसरा इस पे केस है प्रकाश चंद बनाम राजस्थान राज्य। प्रकाश चंद बनाम राजस्थान राज्य 1991 का है, CRLJ राजस्थान हाईकोर्ट का जजमेंट है। आप इसमें देखें, इस वाद में अपर सत्र न्यायालय के द्वारा अभियुक्त को IPC की धारा 302 के अंतर्गत दोषित किया गया और राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा धारा 100 IPC का लाभ दिया गया। तथ्य मैंने दूसरी तरफ लिखा है कि अभियुक्त की पत्नी को मृतक और उसके सहयोगी रात्रि लगभग 9:30 बजे घर से बाहर खींचकर ले जा रहे थे। इस केस का जो तथ्य है प्रकाश चंद बनाम राजस्थान राज्य का, इसको संक्षेप में देखें। प्रकाश चंद और उसके भाई को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत एक व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के लिए अभियोजित किया गया था। तथ्य था कि प्रकाश चंद और उसका भाई जब रात्र में वह भोजन कर रहे थे तो उसके पारंपरिक दुश्मन मृतक और मृतक के कुछ सहयोगी प्रकाश चंद के घर के बाहर आते हैं और प्रकाश चंद को बाहर निकलने के लिए आवाज़ देते हैं, बार बार गाली गलौज करते हैं और प्रकाश चंद जो कि भोजन कर रहा होता है और इसलिए प्रकाश चंद का भाई ये देखने आता है कि बाहर कौन उसको आवाज़ दे रहा है। प्रकाश चंद का भाई के कहने पर प्रकाश चंद की पत्नी बाहर आती है और देखती है कि उसके पुराने दुश्मन, जिससे उसकी पुरानी दुश्मनी है, वो लोग बाहर हथियार के साथ खड़े हैं और उसकी पत्नी अभियुक्त की पत्नी को, प्रकाश चंद की पत्नी को बलपूर्वक घर से खींचकर ले जाने का प्रयास करते हैं। ऐसी स्थिति को देखकर प्रकाश चंद का भाई भी बाहर आता है और वह आवाज़ देता है प्रकाश चंद को, पत्नी भी आवाज़ देती है प्रकाश चंद को बचाने के लिए। प्रकाश चंद भोजन छोड़कर बाहर आता है, देखता है कि उसकी पत्नी को बलपूर्वक अभियुक्तों के द्वारा, मृतकों के द्वारा, मृतक और उसके सहयोगियों के द्वारा खींचकर बाहर ले जाया जा रहा था। प्रकाश चंद ऐसी स्थिति में मृतक के ऊपर प्रहार करता है और वह मर जाता है। अब यहाँ पर न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह था कि क्या प्रकाश चंद और उसके भाई को अपनी पत्नी के शरीर के बचाव का अधिकार प्राप्त होगा या नहीं होगा। जब ये जिला स्तर पर जो ट्रायल कोर्ट के द्वारा इस मामले में निर्णित किया गया कि प्रकाश चंद और उसके भाई दोनों भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत हत्या के दोषी हैं, परंतु जब ये मामला अपील में हाई कोर्ट में राजस्थान उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई तो राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह थे कि क्या ऐसी परिस्थितियों में जहां पर कि एक रात्रि में एक महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध घर से खींचकर बलपूर्वक बाहर ले जाया जा रहा हो, वहां पर उस महिला के पति के द्वारा हमलावरों को मृत्यु कारित करना यह कानून के अंतर्गत संरक्षित है या वह अपराधी है।
राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा यह निर्णित किया गया कि जिन परिस्थितियों में मृत्यु कारित की गई उसमें सामान्य व्यक्ति भी अधिकार रखता है कि हमलावर को मारने का अधिकार रखता है, कि उस हमले को विफल करने के लिए जितना बल प्रयोग किया गया वह यथोचित है और उस महिला को बलपूर्वक उसके इच्छा के विरुद्ध रात्रि में ले जाया जाना वह बलात्संग का रेप करने का अटेम्प्ट था, बलात्संग करने के आशय से हमला किया गया था। इसलिए बलात्संग करने रेप करने के आशय से किए गए हमले को विफल करने के लिए, निष्फल करने के लिए हमलावर की मृत्यु कारित करना भारतीय दंड संहिता की धारा 100 के अंतर्गत क्षम्य है। और इस प्रकार प्रकाश चंद्र को धारा 100 का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया गया। तो आपने देखा कि किन परिस्थितियों में हमलावरों की अगर मृत्यु कारित कर दी जाए तो वह भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत क्षम्य है और वह अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। तो यह दूसरा केस मैंने आपको बताया। तीसरा इसमें नेक्स्ट उसमें देखें, मैंने लिखा है हमलावर को प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। जो स्वयं हमलावर है उसको प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। इस पर एक केस है स्टेट ऑफ यूपी बनाम राम किशोर पुशु AIR 1983। मैंने एक तरफ लिखा है कि अभियुक्त को ने मृतक पर उस समय हमला किया जब झगड़ा समाप्त हो जाने पर वह जब जा रहा था तब उसके ऊपर हमला किया। विचारण न्यायालय ने दोष सिद्ध किया, हाई कोर्ट ने दोषमुक्त किया, सुप्रीम कोर्ट ने दोष सिद्ध किया और धारा 100 का लाभ नहीं। ये मैंने इसको संक्षेप में लिखने का प्रयास किया है। धारा 100 के अंतर्गत जो पहले IPC में दिया गया था संपत्ति शरीर के बचाव का अधिकार, अब इसमें ध्यान देने की बात है कि क्या जो पहले ही हमलावर है उसको इसका लाभ प्राप्त होगा कि नहीं। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसके हाथों में ब्लड लगा है, जिसके हाथ स्वयं रक्त रंजित हैं, उसको बचाव उपलब्ध नहीं होगा। अर्थात कानून यह बेसिक लॉ है कि वन हु सीक्स जस्टिस मस्ट कम विथ क्लीन हैंड। जो न्याय चाहता है वह न्याय के समक्ष निर्मल हाथों से आए। जिसके हाथ स्वयं रक्त रंजित हैं, अगर वह न्यायालय के समक्ष आता है तो न्यायालय उसकी कोई मदद नहीं करता है। तो जो हमलावर स्वयं पहले हमला किया है उसे शरीर और संपत्ति के बचाव का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा। इसी बात को माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा इस वाद में निर्णित किया गया कि जब अभियुक्त राम किशोर और मृतक के मध्य विवाद था, दोनों आपस में झगड़ रहे थे, परंतु जब झगड़े को मध्यस्थता के माध्यम से, हस्तक्षेप के माध्यम से शांति करा दिया गया, जब मृतक अपने घर को वापस जा रहा था तो पीछा करके पुनः राम किशोर के द्वारा उस पर हमला किया गया, जिससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। इस मामले को जब न्यायालय के समक्ष लाया गया तो विचारण न्यायालय ने उसे दोषसिद्ध कर दिया। हाई कोर्ट में जब मामला आया तो हाई कोर्ट ने अभियुक्त को दोषसिद्ध कर दिया और माना कि चूंकि अभी जो हमले की आशंका थी वो समाप्त नहीं हुई थी, अभी हमला दोनों पक्ष हमलावर थे और झगड़ा शांति होने के पश्चात जब मृतक जा रहा था उसी क्षण मुड़ करके तुरंत अभियुक्त ने उस पर हमला कर दिया और यह अभी भी हमला विद्यमान था। इसलिए हमलावर को, मृतक को मारा जाना राम किशोर के द्वारा क्षम्य है। परंतु राज्य के द्वारा पुनः उच्चतम न्यायालय में अपील करने पर सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यह बल का अधिक प्रयोग है और जब बल का अधिक प्रयोग होगा तो निश्चित रूप से जब शांति झगड़ा समाप्त हो गया और मृतक अपने घर को वापस जा रहा है, उसका पीछा करके उसको पीछे से वार करना, वहाँ पर यह नहीं कहा जा सकता कि मृतक के द्वारा कोई ऐसा कार्य किया गया था जिससे कि अभियुक्त को मृत्यु या घोर क्षति की आशंका हो। अतः अभियुक्त के द्वारा किया गया कार्य आपराधिक मानववध की कोर्ट में आता है। इसलिए अभियुक्त को शरीर के बचाव का अधिकार प्राप्त नहीं होगा और उसको दोषसिद्ध किया गया। तो इसलिए इस बात को भी ध्यान रखना है कि जो एग्रेसर है, जो हमलावर स्वयं हमलावर है, उसको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध
नहीं होगा। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध उसी व्यक्ति को होगा जो निर्दोष है। निर्दोष के ऊपर अगर हमला हो रहा है तो उस हमले को विफल करने के लिए, निष्फल करने के लिए यह अधिकार कानून के अंतर्गत निर्दोष व्यक्तियों को दिया हुआ है। जो स्वयं आक्रामक है, जो स्वयं हमला पहले करता है, उसे इन धाराओं के अंतर्गत संरक्षण प्रदान नहीं किया गया है। तो इस रूप में मैंने शरीर के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को विस्तार से बताने का प्रयास किया। इसमें महत्वपूर्ण जो बात है वह कि शरीर के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार धारा 37 के निबंधनों के अधीन है, धारा 37 के शर्तों के अधीन है। ये 3 जो शर्तें हैं, पहला कि लोक प्राधिकारी के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होगा जब तक कि लोक प्राधिकारी के द्वारा किए गए कार्य से मृत्यु या घोर उपहत्या की आशंका न हो। दूसरा, शरीर अथवा संपत्ति के बचाने के लिए उतना ही बल प्रयोग किया जाए जितना बल प्रयोग करना उस हमले को निष्फल करने के लिए आवश्यक हो। तीसरा, जहां लोक प्राधिकारी उपस्थित है वहां पर प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा। इन 3 शर्तों के अंतर्गत ही प्राइवेट प्रतिरक्षा के, शरीर के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा या संपत्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का दावा किया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में मृत्यु कारित किया जाना 7 कंडीशन है। कब प्रारंभ होगा, कब बना रहेगा, ये भी है। इसके अतिरिक्त शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के अनुसरण में मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कब कारित की जा सकती है। अभी तक तो मैंने ये बताया कि शरीर के बचाव में, शरीर के प्रतिरक्षा में कब हमलावर की मृत्यु कारित की जा सकेगी, ये धारा 38 में लिखा हुआ है, 7 कंडीशन है। अब ये जो मैं बताने जा रहा हूँ कि शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में, शरीर के बचाव के अधिकार में कब हमलावर की मृत्यु से भिन्न कोई घोर क्षति कारित की जा सकती है। तो 7 कंडीशन के अतिरिक्त यदि कोई भी कंडीशन अगर हमलावर क्रिएट करता है, उत्पन्न करता है, तो हमलावर को घोर क्षति कारित की जा सकती है। हमलावर को, जो एग्रेसर है, हमलावर को मारने का अधिकार तो धारा 38 देता है कि अगर 7 कंडीशन है तो 7 कंडीशन में से अगर कोई एक कंडीशन विद्यमान है आपके समझ, तो आप हमलावर को मार दें। अगर हमलावर की मृत्यु भी कारित कर देते हैं तो वह क्षम्य है। परंतु मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि, कोई क्षति क्षम्य कब है, यह भी कानून के अंतर्गत लिखा हुआ है कि जब किसी भी व्यक्ति को ऐसा प्रतीत होता है कि हमला का आशय मृत्यु नहीं है या 7 कंडीशनों में से कोई एक कंडीशन नहीं है, तो मृत्यु से भिन्न कोई भी अपहानि हमलावर की कारित की जा सकेगी शरीर के बचाव के अधिकार में। तो घोर क्षति भी क्षम्य है, साधारण उपहत भी क्षम्य है। यह अधिकार किसी भी डिफेंडर को, भारत के प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध है कि अगर उसको जितना उसके ऊपर बल प्रयोग हमलावर करता है उतना ही बल प्रयोग उसके द्वारा किया जाना है। उदाहरण के तौर पर यदि हमलावर ने हमला किया और हाथ से एक थप्पड़ मारा, अब उस एक थप्पड़ के बदले अगर हमलावर को पिस्टल से गोली मार दी जाए, बंदूक से गोली मार दी जाए, तो निश्चित रूप से यहाँ पर प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा। कारण यह है कि हमलावर के एक थप्पड़ मारने से ऐसी कोई आशंका नहीं थी कि व्यक्ति की मृत्यु हो सकती थी या व्यक्ति की घोर क्षति हो सकती थी। ऐसी स्थिति में हमलावर के विरुद्ध जो बल प्रयोग किया गया है, उसको पिस्टल या गोली से मारा गया है, यह अधिक बल का प्रयोग किया गया है। और धारा 37 में लिखा हुआ है कि जो बल प्रयोग किया गया है हमलावर के विरुद्ध वह समानुपातिक होना चाहिए, अर्थात हमलावर के द्वारा प्रयोग किए गए बल को निष्फल करने के लिए उतना ही बल प्रयोग किया जाए जितना कि हमलावर ने बल प्रयोग किया है। तो जैसे ही बल एक्सीड करेगा, जैसे जैसे जो प्रयोग किया गया जो फोर्स है वह हमलावर के फोर्स से ज़्यादा होगा और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, तो वह कार्य आपराधिक मानववध की कोर्ट में आएगा और यहाँ पर प्राइवेट प्रतिरक्षा का बचाव उपलब्ध नहीं होगा। तो ये इसमें एक बात याद रखनी है, इतना ध्यान रखना है कि जहाँ पर कोई भी
मामला धारा 38 के अंतर्गत नहीं आता, अर्थात जो हमलावर की मृत्यु कारित की गई है वह उसमें अधिक बल प्रयोग किया गया, अर्थात धारा 38 के अंतर्गत 7 में से किसी भी एक कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है और हमलावर की मृत्यु कारित कर दिया है, तो उसका केवल एक परिणाम होगा कि अभियुक्त को प्राइवेट प्रतिरक्षा का लाभ प्राप्त नहीं होगा, बल्कि आपराधिक मानववध के लिए वह दोषी सिद्ध किया जाएगा, सजा उसे प्राप्त होगी। तो ये मैंने इस बात को हाईलाइट किया कि जो बल प्रयोग है वह कितना समानुपातिक होना चाहिए। तीसरा मैंने आपको जो बताया कि लोक प्राधिकारी के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा। लोक प्राधिकारी का उपस्थित होना और सक्रिय सहयोग न करना, यह भी इस व्याख्यान के अंतर्गत इसको भी विस्तार से कवर किया गया है। तो ये सारे भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत धारा 34 से लेकर के धारा 38 तक प्राइवेट शरीर के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में मैंने विस्तार से चर्चा किया और उच्चतम न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णयों के माध्यम से इसको बताने का प्रयास किया। ये भी मैंने बताने का प्रयास किया कि जो एसिड अटैक का जो शब्दावली, जो एक ग्राउंड जोड़ा गया कि एसिड अटैक के आधार पर भी हमलावर की मृत्यु कायद की जा सकती है, यह किस सन में जोड़ा गया, कब जोड़ा गया, और पहले ये समिति के सिफारिश के आधार पर जोड़ा गया था। वर्तमान भारतीय न्याय संहिता का एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन, एक अभिन्न भाग हो चुका है ये। अब इसके पश्चात जो धारा 38 के अंतर्गत 7वां ग्राउंड जोड़ा गया, एसिड अटैक। स्क्रीन पर आप देखें, मैंने इसको लिखा है कि एसिड अटैक केसेस के मामले में कैसे इसको कानूनी रूप दिया गया। तो एक तरफ मैंने लिखा है कि यह आधार निर्भया केस के बाद जोड़ा गया इसमें, और दूसरा लिखा है कि घोर उपहत की आशंका में हमलावर की मृत्यु न्यायोचित है। अब एसिड अटैक की स्थिति में अब पीड़िता या पीड़ित तो मरता नहीं, परंतु एसिड अटैक किए जाने से घोर क्षति होती है। एसिड इतना ज्वलनशील पदार्थ है कि अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर फेंका जाए तो शायद ये पहले प्रायः यह बालिकाओं पर या महिलाओं पर इसलिए फेंके जा रहे थे कि किसी भी विवाद की स्थिति में हमलावर उसके चेहरे को विद्रूपित करने के लिए ऐसे एसिड अटैक करने का प्रयास कर रहे थे। तो ऐसे मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए भारतीय न्याय संहिता के धारा 38 के अंतर्गत इसे जोड़ा गया। अब एसिड अटैक की स्थिति में अगर एसिड फेंका गया या फेंकने की स्थिति है तो कानून इतना अधिकार प्रदान करता है कि एसिड अटैक या तो कर दिया जाए या करने का प्रयत्न किया जाए तो भी हमलावर की मृत्यु कारित की जा सकती है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धारा 40 में लिखा हुआ है कि ये अधिकार शरीर के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब प्रारंभ होगा और कब तक बना रहेगा। धारा 40 इसको रेगुलेट करती है कि शरीर के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसी क्षण प्रारंभ हो जाता है जैसे हमले की आशंका हो कि हमला से घोर क्षति होगा, या हमले से मृत्यु हो सकती है, या हमले से बलात्संग करने के आशय से हमला किया गया है। हमले का वास्तव में हमला होना आवश्यक नहीं है, मात्र अगर अप्रीहेंशन है कि यह अपहरण करने वाला है, 5 लोग आए हैं और ज़बरदस्ती बलपूर्वक ले जाएंगे और वह कह भी रहे हैं कि हम आपका अपहरण करेंगे, तो ऐसी स्थिति में धारा 40 से कहती है कि अब ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो चुका है कि अपहरण वास्तव में हुआ नहीं है लेकिन अपहरण होने वाला है। ऐसी स्थिति में अपहरण होने वाला है, अपहरणकर्ताओं को यदि मार भी दिया जाए तो कानून ये कहता है कि ऐसा कार्य क्षम्य है। उसी तरह से जैसे एसिड अटैक के मामलों में है, एसिड अटैक किया न गया हो लेकिन केवल इशारा किया जाए कि मैं इसके ऊपर फेंक दूंगा, वहाँ पर पीड़ित या पीड़िता को अधिकार है कि उस हमले से बचने के लिए यदि हमलावर के ऊपर इतना बल प्रयोग करे कि उसकी मृत्यु भी हो जाए तो धारा 38 ये कहता है कि ऐसी मृत्यु कारित किया जाना जायज़ है। तो इस रूप में मैंने आप सभी को धारा 34 से लेकर के धारा 40 तक के प्रावधान को मैंने विस्तार से बताने का प्रयास किया। अपनी सबसे जो महत्वपूर्ण प्रावधान है कि ये धारा 35 भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने शरीर और अन्य किसी भी अजनबी व्यक्ति के शरीर की रक्षा का अधिकार प्रदान करता है, और समाज का कोई भी व्यक्ति अपने या अजनबी व्यक्ति के शरीर के बचाव में किस सीमा तक बल प्रयोग कर सकता है
इतना बल प्रयोग करे कि हमलावर की अगर मृत्यु भी हो जाए तो भी क्षम्य है, जायज़ है। इसके साथ ही एक प्रावधान का उल्लेख किया जाना यहाँ पर आवश्यक है। जब भीड़ के द्वारा अगर किसी व्यक्ति पर हमला किया जाए और प्रतीत हो कि भीड़ के द्वारा वह मार दिया जाएगा और भीड़ पर बिना गोली चलाए अपने आप को वह नहीं बचा सकता, जीवन को नहीं बचा सकता, ऐसी स्थिति में घातक, प्राणघातक हमले के विरुद्ध, भीड़ के द्वारा प्राणघातक हमले के विरुद्ध यदि कोई व्यक्ति इतना बल प्रयोग करता है कि जिससे कि भीड़ में कोई व्यक्ति अगर मर भी जाए तो ऐसा कार्य इसी धाराओं के, इसी अध्याय के अंतर्गत क्षम्य है, वो भी प्राइवेट प्रतिरक्षा के दायरे में आएगा। तो इस रूप से इस तरह से मैंने आप सभी को, छात्रों को बताने का प्रयास किया कि शरीर के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में मृत्यु कारित कब की जा सकेगी, इसके बेसिक नियम क्या हैं धारा 37 के अंतर्गत। तो जो धाराएं याद रखनी है, धारा 34 है, धारा 35, 37, 38 सबसे महत्वपूर्ण है कि जो 7 कंडीशन है, मैंने उच्चतम न्यायालय के केस के माध्यम से बताने का प्रयास किया। और इसमें अधिकार का प्रारंभ होना और कब तक बना रहेगा, धारा 40 को भी विस्तार से उल्लेख किया है। और इस आशा उम्मीद से कि यह व्याख्यान आप सभी के लिए लाभान्वित होगा और निश्चित रूप से इसमें आप 100% अंक पाएंगे, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो या लिखित परीक्षा हो, निश्चित रूप से आपके लिए सहायक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस व्याख्यान को समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। Hi, my name is Gillette Sam, and I teach sociology at IIT Kanpur. One of the things you must have noticed if you read or if you talk to people around you is that they often refer to something called globalization, or they often say we live in a global world. What does this mean? Today I'll tell you about how to think about globalization or interpret the word global in a sociological manner. When sociologists refer to globalization, they refer to three things. The first is that that it involves transplanetary processes, which means that something is going on across multiple borders, right? The second is that it involves heightened liquidity and interconnected flows. Now, by liquidity, and this is a term that was coined by the sociologist Zygmunt Bauman, we refer to the increasing interconnectedness of things across the globe, but we also refer to increasing instability across the world, which means that potentially something that is occurring many kilometers away from you actually influences the place that you live in. So if there is a natural disaster happening in one part of the world, maybe that causes people to migrate from that area and they come and settle where you stay. So that is what we mean by liquidity. And of course, when we are talking about liquidity, we are talking about things that are really moving from one place to the other. Now, the third aspect, and this is something that you may not conventionally come across in the way people use globalization, is that of structures. So, let's take an example. Supposing I, as an Indian citizen, wish to visit a foreign country. Let's say I want to go to South Africa. Can I just pick up my bags and hop on the next plane and go to South Africa? Any logical person is going to say, no, wait, you need to have documents such as your passport or visa. Now, this passport or this visa is a representation of the larger structure that governs how people move across borders. So we have things like border control, national security agencies that consider what kind of people are going to move from one place to the other.
correct? So, when we think about globalization, an average person typically tends to think about things moving or people moving from place to place. As sociologists, we also consider that there are structures that facilitate or direct this movement across multiple borders.